हाल ही में देश में 76वें गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया और इस आयोजन के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित रहे। ये पूरा घटनाक्रम भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नया मोड़ साबित हो सकता है, एक नया अध्याय साबित हो सकता है। कैसे? आज इस वीडियो में हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो की रूपरेखा यदि आप देखें, सबसे पहले हम थोड़ा-सा खबर पर डिस्कशन करेंगे। खबर क्या है? जो कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर के आए हैं, उनको देखेंगे। फिर भारत और इंडोनेशिया के संबंधों का इतिहास क्या रहा है, उसको समझेंगे। फिर अगर जब आप भारत और इंडोनेशिया के संबंधों की बात करते हैं, तो ये संबंध जो हैं, वो रोलर कोस्टर राइड की तरह आपको दिखाई देते हैं। रोलर कोस्टर राइड का मतलब ये है कि एक तरफ एक समय ऐसा था जब संबंध हमारे बहुत अच्छे थे, फ्रेंडशिप हमारी देखने को मिलती थी। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारे संबंधों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली। फिर काफ़ी प्रयास किए गए ताकि संबंधों को सुधारा जा सके और अब धीरे-धीरे आपके संबंध जो हैं वो सुधर रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक रोलर कोस्टर जो ट्रैक होता है, वैसा भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में नज़र आएगा। तो उसी लिहाज से हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएँगे। ऐतिहासिक संबंध देखेंगे, मित्रता का दशक कैसा रहा है उस पर बात करेंगे। फिर संबंधों में गिरावट किस तरह से आई, कैसे आई, क्या रीज़न रहे उनको देखेंगे। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी संबंधों में सुधार करने का एक प्रयास था, एक कोशिश थी, उस पर बात करेंगे और आधुनिक संबंध कैसे हैं, वर्तमान समय में रिलेशन कैसे हैं, उनको देखेंगे। अंत में एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा अगर हाँ, ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना ये है कि हमारे जो नोएडा वाली जो क्लासेस हैं, वहाँ पर नए बैचेस की शुरुआत हो रही है। अगर आप हिंदी माध्यम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगला जो हमारा बैच है, वो 21 फरवरी को शुरू होगा और यदि आप अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगला जो बैच है, वो 17 फरवरी से उसकी शुरुआत होने वाली है। तो इसमें से अगर आप किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हैं, अगर यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर है 8750187501 या फिर आप नोएडा सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है जो है उसके काफ़ी करीब आपको ये नई क्लासेस मिल जाएँगी। तो वहाँ पर विज़िट करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ बढ़ा जाए आगे और सबसे पहले थोड़ा-सा खबर को यदि हम देखें, तो खबर हमारी यही है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो जो हैं, वो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने हैं। अब ये घटना इम्पोर्टेंट अपने लिहाज से इस वजह से हो जाती है क्योंकि 1950s के बाद 1950 में पहली बार इंडोनेशिया जब आज़ाद हुआ था, उससे पहले 1949 में जब आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद 1950 में इंडोनेशिया के जो पहले राष्ट्रपति थे, वो भारत की यात्रा पर आए थे। उसके बाद से अब ये पहली बार हुआ है। अब आप देखेंगे उसके बाद से पहली बार जो है, इंडोनेशिया का कोई राष्ट्रपति जो है वो भारत की यात्रा पर आया है। खास तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में में हिस्सा लेने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया है। तो 75 साल बाद आने वाले खासतौर पर 75 साल बाद गणतंत्र दिवस परेड में आने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच में नई दिल्ली में आपको एक बैठक भी देखने को मिली, जिस बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच में संबंधों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में डिस्कशन किया गया, बहुत सारे क्षेत्रों में एग्रीमेंट पे साइन हुए। जैसे आपका समुद्री सुरक्षा को लेकर के एग्रीमेंट पे साइन किया गया, स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के साइन किया गया, पारंपरिक चिकित्सा यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के साइन किए गए, संस्कृति यानी कि कल्चर को लेकर के, डिजिटल सहयोग को लेकर के, तो अलग-अलग क्षेत्रों में आपको एग्रीमेंट जो है वो देखने को मिला है। ये तो हमने रीसेंट खबर क्या रही है उस पर बात की। अब हम बात करते हैं लेकिन उससे पहले एक बार मैप को समझ लिया जाए। तो ये है आपका, यहाँ पर मौजूद है आपका इंडियन ओशियन, ये है आपका पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर बीच में आपका पड़ता है ये पूरा इंडोनेशिया वाला रीजन, जिसको आप साउथ ईस्ट एशिया भी कह सकते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया जो है अलग-अलग जो आइलैंड्स हैं उनको मिला करके बना है। बहुत सारे आइलैंड्स इसमें आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं मैप में, यदि आप देखें तो अलग-अलग क्षेत्रों पर इंडोनेशिया जो है वो आपका फैला हुआ है। तो ये इंडोनेशिया का एक मैप हो जाता है। मैप के माध्यम से हमने समझा, यहाँ पर नीचे की तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऊपर यदि आप जाएँ तो यहाँ पर आपको भारत दिखाई दे जाएगा और इस तरफ और ऊपर अगर आप जाएँगे तो चाइना आपको मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने ये पूरे रीजन का मैप क्या है, उस मैप को समझा। अब ऐतिहासिक संबंधों की बात करते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यदि अगर आप समझें तो उपनिवेशवाद जो रहा है,
उपनिवेशवाद के खिलाफ एकजुटता भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में हिस्टोरिकली एक कॉमन एलिमेंट के तौर पर आपको दिखाई देता है। ये जो पूरे संबंध रहे आपको 1940 से 1950 के दशक के बीच में देखने को मिले। सबसे पहले उपनिवेशवाद का विरोध जो रहा, वो दोनों देशों के संबंधों में एक कॉमन फीचर के तौर पर आपको देखने को मिलता है। दोनों देशों ने उपनिवेशवाद से आजादी और राजनीतिक सामरिक आत्मनिर्भरता के लिए एक साथ काम जो है शुरू किया। सबसे पहले भारत जो है 1947 में आजाद हुआ था और अपनी आजादी के बाद से ही भारत द्वारा अलग-अलग देश जो कि उस समय उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसे हुए थे, उनके समर्थन में भारत द्वारा आवाज उठाई गई थी और इसी के हिस्से के तौर पर भारत ने इंडोनेशिया का भी समर्थन किया था। अगर आप देखें तो 1945 से 1949 के राष्ट्रीय क्रांति के दौर में, यानी कि जब इंडोनेशिया में नेशनल रेवोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा था, तो उस दौर में डच उपनिवेशवाद के खिलाफ इंडोनेशिया का भारत की तरफ से समर्थन किया गया था। भारत ने इंडोनेशिया को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रदान की थी, मानवीय सहायता प्रदान की थी और डच एयरलाइंस पर भारत के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि डच जो थे उन्होंने इंडोनेशिया पर कब्जा कर रखा था। तो इसी वजह से भारत ने क्या किया था, भारत ने जो डच एयरलाइंस हैं, उन पर ये प्रतिबंध लगा दिया कि वो भारतीय क्षेत्र से उड़ान जो है नहीं भर सकती थी। इसके अलावा भारतीय बंदरगाहों के जो मजदूर थे, जो लोग थे, उनको डच जो जहाज होते थे उसको बायकॉट करने का आदेश दिया गया, उनको बहिष्कृत करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा 1947 में हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बीजू पटनायक को इंडोनेशिया भी भेजा था, ताकि जकार्ता में जो घिरे हुए नेता थे, उनको बचा करके वापस दिल्ली लाया जा सके। इसके अलावा इंडोनेशिया की तरफ से आभार भी व्यक्त किया गया। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो ने भारत और नेहरू के समर्थन को ऐतिहासिक बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत का जो समर्थन है वो हिस्टोरिकल है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, शुरुआत से जब आप देखते हैं, जब दोनों देश आज़ाद हो रहे थे, उस समय भारत और इंडोनेशिया के संबंध जो थे, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे। हमारी जो शुरुआत हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई। फिर एक मित्रता का दशक आपको देखने को मिलता है, जब दोनों देश आज़ाद थे। उसके बाद द्विपक्षीय दौरे किए जाते हैं। सुकर्णो जो थे, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होते हैं। भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस समारोह था। अब आप यहीं से इंडोनेशिया की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि भारत का जो पहला रिपब्लिक डे का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इसके जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडोनेशिया की भी यात्रा की थी। फिर 1951 में भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट पे साइन किया गया, एक मित्रता संधि पर साइन किया गया, जिसके माध्यम से स्थायी और अटल मित्रता सुनिश्चित करने की बात की गई थी। इसके अलावा विदेश नीति में सहयोग की यदि आप बात करें, तो हमने देखा था कि भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में उपनिवेशवाद का विरोध करना एक साझा एलिमेंट रहा है और अपने जो जो भारत और इंडोनेशिया का जो बेहतर संबंधों वाला दौर था, उस दौर के दौरान दोनों देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता का काफी ज्यादा समर्थन किया था। 1955 के ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन और 1961 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना में भी दोनों देशों ने काफी ज्यादा सहयोग किया था। तो ये हिस्टोरिकल रिलेशंस हमने देखे। 1950 के दशक में हमारे संबंध जो है काफी ज्यादा बेहतर बने हुए थे। लेकिन इसके बाद आता है 1960s और 1960s से भारत और इंडोनेशिया के संबंध जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। क्या-क्या रीजन रहे उनकी अगर आप बात करें, तो 1960s में भारत और इंडोनेशिया की जो पॉलिसी रही, उसमें आपको एक डायवर्जन देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद भारत ने चीन से दूरी बनाई, जबकि इंडोनेशिया चीन के काफी करीब जाता रहा। तो यहाँ पर आप देखें, एक तरफ भारत जो था वो चीन से दूर जा रहा था, इंडोनेशिया चीन के करीब जा रहा था और इसी वजह से ये जो पॉलिसी का डायवर्जन आपको देखने को मिला, इसी डायवर्जन की वजह से भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो दूरी थी, वो दूरी भी बढ़ने लगी। 1962 के भारत-चीन युद्ध में सहानुभूति का अभाव आपको देखने को मिला। इंडोनेशिया ने भारत का समर्थन जो है 1962 के युद्ध में नहीं किया था। इसके बाद पाकिस्तान के प्रति आपको झुकाव देखने को मिला इंडोनेशिया का काफी ज्यादा। सुकर्णो ने 1963 और 1964 में पाकिस्तान का दौरा किया और कश्मीर पर अपनी जो तटस्थता थी, जो न्यूट्रलिटी थी, उसको त्याग दिया। इससे पहले क्या था, यानी 1963-64 से पहले क्या था कि कश्मीर को लेकर के इंडोनेशिया का जो स्टांस था वो काफी न्यूट्रल था। यानी इंडोनेशिया ना तो भारत का समर्थन करता था, ना पाकिस्तान का समर्थन करता था। लेकिन 1963-64 में जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने पाकिस्तान की यात्रा की, तो उन्होंने इंडोनेशिया का जो न्यूट्रल स्टांस है उसको त्याग दिया और वहां से एक नई पॉलिसी बनाई, जिसमें इंडोनेशिया ने अपनी पॉलिसी के तहत ये बात प्रबलता से दोहराई कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का क्षेत्र है, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत थी।
तो यहाँ पर ये बेसिकली ये एक जो आपका पॉलिसी स्टांस बदलाव आया, ये भी भारत के विपक्ष में रहा। फिर 1965 का जो युद्ध रहा भारत और पाकिस्तान के बीच का, उस पूरे युद्ध के दौरान इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को हथियार और समर्थन भी प्रदान किया और ये जो आपका सपोर्ट था, ये सपोर्ट भी भारत के खिलाफ रहा और इस वजह से कुछ एलिमेंट आप यहां पर देख सकते हैं कि जाहिर तौर पर 1960s का जो दशक है, उस दशक में संबंध आपके गिरते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो 1950s में संबंध जो है बढ़े, 1950s में आपको संबंध अच्छे दिखाई दिए, फिर 1960s आता है और 1960 के दशक में संबंधों में गिरावट आ जाती है और ये गिरावट लंबे समय तक जारी रहती है। 1991 के बाद जो है थोड़े से प्रयास किए जाते हैं ताकि संबंधों में सुधार किया जा सके और इन्हीं प्रयासों का परिणाम रहता है लुक ईस्ट पॉलिसी। तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जिसमें आपका इंडोनेशिया भी शामिल है, इंडोनेशिया के साथ अपने संबंधों में सुधार करने के लिए, संबंधों को मजबूत करने के लिए एक लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उसकी शुरुआत की थी। इसके बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी आपको देखने को मिला भारत में, इसके माध्यम से भी व्यापार और जो कमर्शियल कॉर्पोरेशन है वो भारत और इंडोनेशिया में आपको देखने को मिला, संबंधों में सुधार हुआ। फिर 2014 में इस पॉलिसी में बदलाव किया गया। 2014 से पहले इस पॉलिसी को लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता था। 2014 के बाद इस पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने बेसिकली यहाँ पर आपका जो भी नीति थी उसको परिणाम उन्मुख बना दिया, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड बना दिया। तो आपको अब वर्तमान समय में कौन सी पॉलिसी है? वर्तमान समय में है आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसके तहत हम साउथ ईस्ट एशिया का जो पूरा रीजन है उसके देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ आधुनिक संबंधों के बारे में, यानी कि वर्तमान समय में क्या सिचुएशन है। वर्तमान समय की सिचुएशन की यदि आप बात करें तो वर्तमान समय में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में ट्रेड एक इंपॉर्टेंट पिलर के तौर पर सामने आता है। साल 2005 और 6 की यदि आप बात करें, साल 2005 और 6 में भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो व्यापार था उसकी कुल वैल्यू $4.3 बिलियन के आसपास हुआ करती थी, जो कि बढ़ करके साल 2022-23 में $38.84 बिलियन के आसपास पहुंच गया। इसके अलावा इंडोनेशिया जो है वो आसियान देशों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पहला सबसे बड़ा कौन है? पहला सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है आपका सिंगापुर। सिंगापुर के साथ आसियान देशों में भारत सबसे ज्यादा व्यापार करता है और सेकंड नंबर पर इंडोनेशिया आता है। मुख्य आयात और निर्यात की यदि आप बात करें, भारत की आयात अगर आप देखें तो भारत के आयात में आपका कोयला है, कच्चा तेल या पाम ऑयल है, खनिज है, रबर है, हाइड्रोजन है। और अगर आप निर्यात की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, व्यावसायिक वाहन है, दूरसंचार उपकरण है, कृषि उत्पाद है और स्टील है। तो ये आपके आयात और निर्यात हो गए। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा की यदि आप बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के बीच में काफी मजबूत हुआ है। रक्षा क्षेत्र की अगर आप बात करें तो सैन्य आदान प्रदान और रक्षा औद्योगिकी सहयोग को लेकर के दोनों देशों में आपको समझौता देखने को मिला है। सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध यदि आप देखें तो पारंपरिक चिकित्सा यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे आयुर्वेदा हो गया। इसके अलावा डिजिटल सहयोग और संस्कृति को लेकर भी काफी ज्यादा अग्रीमेंट आपको भारत और इंडोनेशिया के बीच में देखने को मिले हैं। तो हमने देखा कि भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं एक रोलर कोस्टर राइड जैसे वर्तमान समय में बने हुए हैं। शुरुआत काफी अच्छी थी, फिर धीरे धीरे 1960s का दौर आया, फिर आपका ये दौर लंबे समय तक चला, फिर 1991 का दौर आया। तो यहां से अब वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कि संबंध आपके ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपके जा रहे हैं। तो यहां आप कह सकते हैं 1949 के आसपास हमने शुरुआत करी है, 45 आप कह सकते हैं। फिर ये 1950s का दौर रहा जब संबंध काफी अच्छे रहे। ये 1960s का दौर रहा जब संबंध खराब होने शुरू हुए और फिर यहाँ 1991 आप देख सकते हैं संबंधों में जो है बढ़ोतरी आपको धीरे धीरे लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी उसकी शुरुआत होती है और अब संबंध जो है वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी नोट के साथ यहाँ पर हमारा जो करंट अफेयर का सेगमेंट है वो समाप्त होता है। अंत में आपके लिए एक सवाल मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, साझेदार है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर या फिर ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।